हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कुछ सेशंस चल रहे हैं जिनमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डेली 5 क्वेश्चंस हमारा डिस्कशन चलता रहता है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ अगले 5 क्वेश्चंस पर है, उसे उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल या बहुत ज़्यादा खास ये सेशंस रहने वाले हैं। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में क्या गड़बड़ियां करते हैं हम, और किन तरीकों से हम अपने को सुधार सकते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं उस गलती को पकड़ें और उसको सुधारें। इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो ज्योग्राफी के हैं, तो किस प्रकार से हम यूपीएससी प्रीलिम्स में 75% या उससे ज्यादा का स्कोर कर पाएंगे ज्योग्राफी में। इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। कुछ 5 क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे, उन 5 क्वेश्चंस को देखते हुए सीखेंगे बहुत सारी चीजें। देखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोगैस। बायोगैस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है बायोगैस हैज अ हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू चारकोल, काऊ डंग एंड केरोसिन। चारकोल, गोबर और मिट्टी के तेल की तुलना में बायोगैस की तापीय क्षमता अधिक होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, नॉट ओनली बायोगैस सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल बट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ मैन्योर फॉर फार्म क्रॉप्स। बायोगैस न केवल ईंधन के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, बल्कि कृषि फसलों के लिए खाद के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज स्लाइटली लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली एज इट रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न्ड एज अ फ्यूल। यह थोड़ा सा कम पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह ईंधन के रूप में जलाने पर ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें निकालना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये हमें निकालना है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बायोगैस हैज अ हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपेयर्ड टू चारकोल, काऊ डंग एंड केरोसिन। ये स्टेटमेंट गलत है। चारकोल और केरोसिन जो है उनकी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है, तापीय क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिलता है। Not only biogas serves as a source of energy in the form of fuel, but also can be used as source of manure for farm crops. खाद के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बायोगैस का नहीं किया जा सकता। बायोगैस है वो तो एक गैस का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता खाद के रूप में। गैस के जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मैन्योर जो है वो देखने को मिलता है, खाद जो है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सॉरी, बायोगैस को हम इस तरीके से यूज में नहीं ला सकते। जो काऊ डंग जो होता है जिससे कि बायोगैस बनाई जाती है, वो काऊ डंग जो है उसको जरूर मैन्योर के रूप में काम में लिया जा सकता है। बायोगैस को खाद के रूप में आप काम में नहीं ले सकते। ये तो एक सिर्फ एक गैस है। इट इज स्लाइटली लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली एज इट रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न्ड एज अ फ्यूल। जब इसको फ्यूल की तरह हम जलाते हैं, ईंधन की तरह जब हम जलाते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती है। डेफिनेटली अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है या मीथेन प्रेजेंट होती है। चाहे मीथेन प्रेजेंट हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो, इन सबको जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक ग्रीन हाउस गैस भी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से करेक्ट निकल करके आता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से बात करें, तो ये थोड़ी सी ग्रीन हाउस गैसों को रिलीज करती है, तो कम पर्यावरण अनुकूल हमें देखने को मिलती है। अब क्योंकि हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट कौन से हैं, इनमें से असत्य कौन से, इन कथनों में से। तो पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे इनकरेक्ट निकल के आते हैं। अगर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता 3 ओनली। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में यहाँ क्या पूछा गया है ये नहीं देखते हैं, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और हम बस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट हम देखते हैं 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने लग जाएंगे कि 2 स्टेटमेंट जहां दिख रहा है उन दोनों को हटा देंगे और आंसर हम पहुंच जाएंगे 3 ओनली पे। गड़बड़ी ये कर जाएंगे। तो करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, ये बहुत ध्यान से देख करके फिर हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाता है ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द लो प्रेशर मानसून ट्रफ।
लो प्रेशर मानसून ट्रफ जो होता है हिंदी में, जिसे हम निम्न दाब का मानसून गर्त कहते हैं, उसके बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? यहां देखिए पूछा गया है ट्रू, सत्य। तो सत्य की बात करेंगे कि कौन कौन से सही है। इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ इंडिया के ऊपर ये स्थिर नहीं रहता, उत्तर भारत के ऊपर स्थिर नहीं रहता, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, नॉर्थ साउथ मूव करता रहता है। इट मूव्स नॉर्थ एंड साउथ एंड अफेक्ट्स द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। वही उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ता रहता है। अगर मानसून ट्रफ की बात करूं तो ये मानसून ट्रफ जो है वो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूव करता रहता है, उत्तर दक्षिण जो है मूव करता रहता है। इस तरीके से उत्तर दक्षिण जो है ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा का वितरण जो है वो प्रभावित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इट मेक्स द मॉनसून रेन्स डिसकंटिन्यूअस, मानसूनी बारिश को असंतत बनाता है, कभी बारिश हो रही है फिर नहीं हो रही। हम ऐसा देखते हैं ना कि मानसून का जो सीजन आता है उसमें कंटिन्यूअस बारिश नहीं होती, ऐसा नहीं कि रोज बारिश हो ही जा रही है, हो ही जा रही, हो ही जा रही। कुछ दिन होती है, एक दिन दो दिन होती है, फिर बीच में गैप आता है, फिर दो चार दिन होती है, फिर गैप आता है, कभी 10-15 दिन का गैप आता है। वो सारे गैप्स जो हैं वो मानसून ट्रफ की वजह से होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इट मेक्स द मानसून रेन्स डिसकंटिन्यूअस। तो फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर जो तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों की तीनों सत्य हैं। ट्रू पूछा गया है तो तीनों की तीनों बातें जो हैं वो सत्य हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। फिर से 4 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, उनमें हमें देखना है कि कौन से ट्रू है। द मीन सोलर डे इज अबाउट 4 मिनट्स लॉन्गर देन द सिडियल डे। मध्य सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लगभग 4 मिनट बड़ा होता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज डिक्रीजिंग, पृथ्वी का घूर्णन वेग घट रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट्स ऑफ द सन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम होगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सूर्य से दूर जाते जाएं अगर हम, ये सन है, तो इसके बाद पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगी, फिर मार्स आएगा। ऐसे ऐसे क्रम पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। ये स्टेटमेंट जो है ये ऑर्डर बता रहा है। द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, आकार के अनुसार अगर हम घटते क्रम में जमाएं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ये 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। कौन सा सही है ये हमको देखना है। देखिए मीन सोलर डे और सिडियल डे जो होता है, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस जो होता है, उन दोनों में 4 मिनट का अंतर होता है, ये बात हम जानते हैं। और सोलर डे जो है वो हमेशा 4 मिनट ज्यादा होता है, सिडियल डे नक्षत्र दिवस जो है वो 4 मिनट हमेशा कम निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज डिक्रीजिंग, पृथ्वी का घूर्णन वेग जो है, जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, रोटेट हो रही है, वो रोटेशन की स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ये स्पीड जो है वो भी समय के साथ में धीरे 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 कम होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट ऑफ फ्रॉम द सन, सूर्य से अगर हम दूरी, बढ़ती हुई दूरी की बात करें तो क्या ऑर्डर होगा? पहले मरकरी आता है, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन पूरा हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, देन जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून और फिर यूरेनस। बिल्कुल सही ऑर्डर है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट निकल करके आता है। साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न उससे छोटा है, देन यूरेनस आता है, देन नेपच्यून आता है, देन अर्थ आती है, देन वीनस आता है, देन मार्स आता है और देन मरकरी आता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही निकलता है। चारों के चारों स्टेटमेंट जो हमें दिए हैं, चारों के चारों कथन जो हमें दिए हैं वो सारे के सारे सत्य निकल करके आते हैं। और हमें पूछा ही सत्य है, ट्रू कौन सा है, सत्य कौन सा है, यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन की डिमांड यही है। तो फिर आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनसूनल रेन्स। मानसूनी वर्षा जो होती है, मानसूनल रेन्स जो होती है, उसके बारे में कौन से कथन सही हैं, करेक्ट हैं, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन की डिमांड है ये। पहला स्टेटमेंट कहता है द अमाउंट ऑफ दिस रेनफॉल डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सागर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती, समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम भारत में भी देखें तो मॉनसून जब आता है तो इस क्षेत्र में जब आता है तो अच्छी खासी बारिश आती है, थोड़े और अंदर जाएं तो कम होगी, थोड़े और अंदर जाएं, प्लेन एरियाज में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे और कम होती हुई हमें दिखाई देती है। तो एक नॉर्मल सा फिनोमिनन काम करता है कि
कोस्टल एरिया जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, वो ज्यादा बारिश गेन करते हैं। जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, कोस्ट से दूरी, तट से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बारिश की मात्रा कम होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट निकल करके आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉरेंशियल रेन इन विंटर। देखिए सर्दी की बात कर रहा है, शीत ऋतु में या सर्दियों में काफी मूसलाधार बारिश होती है, विच कॉजेज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। देखिए अगर मूसलाधार टॉरेंशियल रेनफॉल होगी तो एक्सेसिव सॉइल इरोजन जो है वो तो हमें देखने को मिलेगा, व्यापक मात्रा में मृदा अपरदन तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सर्दियों में कहां होती है भाई? मॉनसूनल रेन्स की बात हो रही है, मानसूनी वर्षा के बारे में बात हो रही है, और हम जानते हैं कि मॉनसूनल रेन्स किस टाइप की रेन्स होती हैं? पीरियडिक। मॉनसून जो है वो पीरियडिक विंड्स में आता है, सामयिक पवन है, हिंदी में जिनको हम कहते हैं सामयिक पवन है, समय के अनुसार चलने वाली पवन है। और मॉनसून का पूरी एक ऋतु आती है, पूरा एक सीजन आता है जिसमें कि ये मॉनसून जो है वो इंडिया को आकर के अफेक्ट करता है, जो कि हम जानते हैं कि जून के आसपास से स्टार्ट होता है। और अगर हम रिट्रीटिंग मॉनसून को भी साथ में लेकर के चलें, मानसून का पुनश्चलन जो है उसको भी साथ में लेकर के चलें, तो नवंबर तक जाकर के हमें मानसून जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम जून से नवंबर का टाइम देखें तो वो विंटर्स का टाइम तो है नहीं, शीत ऋतु का समय तो है नहीं भारत में अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में मूसलाधार बारिश हमें मानसून की वजह से देखने को नहीं मिलती है। अगर देखने को मिलती भी है सर्दियों में बारिश, थोड़ी बहुत जो देखने को मिलती है वो मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में क्रिएट होता है, उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, असत्य हो जाता है। अगर हम देखें तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा वन ओनली। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहां देखिए जनरली क्या होता है, टॉरेंशियल रेन आपने देखा, सॉइल इरोजन आपने देखा, तो आपने सोचा हाँ टॉरेंशियल रेन हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मृदा अपरदन तो होगा, सॉइल इरोजन तो होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि टॉरेंशियल रेन विंटर भी लिखा है, विंटर सर्दियों में, मॉनसून की बारिश सर्दियों में नहीं होती, विंटर्स में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट निकल के आ जाता है। तो आंसर हमारा निकल के आता है ओनली वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मेन रिवर्स आर करेक्ट। इधर ट्रिब्यूटरीज दी हैं, सहायक नदियां दी हैं, और इधर मुख्य नदी मेजर रिवर जो है वो हमें दी है। घाघरा रिवर बिल्कुल गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा में जाकर के अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। हिरण रिवर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, यहां तक भी सही मामला चल रहा है, हिरण जो है वो नर्मदा में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। हसदो रिवर ताप्ती से कोई लेना देना नहीं है, ताप्ती बहुत दूर रहेगी, ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नदी है, जबकि हसदो जो है वो छत्तीसगढ़ में महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी की सहायक नदी देखने को मिलती है हमें हसदो। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। और मांजरा रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम इनमें से बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि हसदो रिवर जो है वो ईस्टर्न इंडिया की रिवर है, पूर्वी भारत की नदी है। तापी जो है वो वेस्टर्न इंडिया की नदी है, पश्चिमी भारत की नदी है। अगर हम इतना सा भी जानते हैं और ये दोनों मिसमैच होते हैं, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 3 ऑप्शन जहां भी दिख रहा है उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकल के आपके सामने आएगा 1, 2 एंड 4। दूसरों के बारे में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए घाघरा गंगा की है ये आपको पता है, लेकिन हिरण नर्मदा की है कि नहीं, नहीं पता, या मांजरा गोदावरी की है कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अगर ये कंफर्म है कि हसदो जो है वो बहुत ईस्ट में बहने वाली रिवर है और तापी जो है वो वेस्ट में बहने वाली रिवर है, पश्चिम में बहने वाली रिवर है, तो ये दोनों तो एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती, हसदो ताप्ती की ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। इतना पता होते ही आंसर जो है वो आपके सामने निकल के आएगा एलिमिनेशन मेथड लगाने पर। तो इससे हमारा आंसर जो है वो निकल के आता है 1, 2 एंड 4। पहली, दूसरी और चौथी रिवर जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चंस जो है उनकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर, 18 महीनों के करंट अफेयर्स जो है वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, उनसे टॉपिक्स लेकर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। 1500 प्लस क्वेश्चंस, 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे मात्र ओनली 500 रुपीज में, सिर्फ 500 रुपए में आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज स्टैटिक पार्ट को चेक करना चाहते हैं कि हमारा स्टैटिक पार्ट जो है वो कितना अच्छा है, उसे चेक करना चाहते हैं, तो 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मात्र 500 रुपीज में।
हमारी जो ऐप है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा हमारा लोगो है ओटीपी का, तो उससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं इनको अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स जो है वो करना चाहते हैं, तो हमारा प्री स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपए इसकी फीस रखी गई है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं और इस प्रीलिम्स को सिक्योर करना चाहते हैं कि हाँ ये प्रीलिम्स हमें क्रैक करना ही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली आप लोगों को इसके साथ में अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कॉम्बो ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप कॉम्बो ऑफर में दोनों चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।